हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और इस सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं, कुछ कंपोनेंट हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको कि बेसिक अपने कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो काम में आते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट के टाइम में काम में आएंगे। तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, उनके बारे में मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, लाइक मल्टीमीटर, क्लैममीटर, मेगर, ठीक है, काफ़ी कुछ वोल्टमीटर, एमीटर, वो वाट मीटर, इनके बारे में अपन ने देख लिया। आज अपन कुछ बेसिक एलिमेंट जो कि अपने काम में आते हैं लैब में, उसके बारे में देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिक बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपन एक्सपेरिमेंट के टाइम अपने काम में आ जाएंगे, पता चल जाएगा। जैसे कि ये आप मेरे हाथ में है, एक ये है, इसको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। ये है रजिस्टर। अब इसमें देखना, आपको इसके ऊपर चार तरह के कलर दिख रहे होंगे। येलो कलर, ब्लू, येलो एंड देन गोल्ड। ओके, तो इस तरीके का कोई भी एलिमेंट है तो उसे क्या कहते हैं अपन? रजिस्टर, ठीक है। छोटा बड़ा हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकते हैं। इन कलर कोडिंग के बेसिस पे अपन इस रजिस्टर की वैल्यू है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है अलग, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए रजिस्टर को यदि पहचानना हो कि आपके सामने यदि रख दिया कि कंपोनेंट पूछता है कोई कि ये कंपोनेंट कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि ये रजिस्टर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को अपन एक तो उसके साथ में मेजर कर ही सकते हैं कि वैल्यू मान लो अपन को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले से। यदि मान लो उससे नहीं कैलकुलेट करना और अपने पास में यदि मल्टीमीटर है, तो मैंने बताया था मल्टीमीटर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले रेंज चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद में अपन इसमें देख सकते हैं वैल्यू। तो ये दो जो टर्मिनल हैं अपने इसके मल्टीमीटर के, इन दोनों टर्मिनल को इसके साथ में टच करेंगे अपन, तो मल्टीमीटर के अंदर इसकी वैल्यू दिखाएगा। मल्टीमीटर के अंदर यदि आप देख रहे हो अभी, तो ये रजिस्टर मेजरमेंट पे है और 0L दिखा रहा है, यानी कि रेंज से बाहर है। मैं इसकी रेंज चेंज कर देता हूँ आपको, अभी भी रेंज के बाहर दिखा रहा है। अभी भी ये रेंज में नहीं है, अपन को चेंज करते रहना है रेंज को। देखो अब कुछ दिखा रहा है इसमें, ये थोड़ा क्या है कि सेट नहीं हो पा रहा है एक जगह, इसलिए वैल्यू जो चेंज होती जा रही है कंटिन्यूस। तो देखेंगे अपन अप्रोक्सीमेटली 430 के आसपास ये वैल्यू दिखा रहा है, 430, और ये किलो ओम के अंदर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 430 किलो ओम हो गई है अपनी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद में ये अपन ने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर लिया, और रेजिस्टेंस किस तरीके का दिखाई देता है इस तरीके का मैंने बता दिया। उसके बाद में आता है जैसे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सिरेमिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसकी यदि दो लेग देखेंगे, यदि ये दो लेग है तो दिख रही होगी आपको, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो बड़ी जो लेग होती है वो प्लस होती है, और जो छोटी लेग है उसको माइनस, नेगेटिव होती है। तो ये सिर्फ उस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर ही होता है कि उसकी जो लेग है उसकी पोलैरिटी होती है। अदरवाइज जो भी मेटल प्लेट है, दूसरे कैपेसिटर है, उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होता, कोई भी प्लस माइनस हो सकता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में दूसरा है, इसको बोलते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। पहचान आना चाहिए आपको कि जब यदि मान लो एग्जाम में पूछा जाए, आपके रख दिया जाए कि ये कंपोनेंट कौन सा, तो आप बता सको। ये है अपने पास में सिरेमिक कैपेसिटर, ठीक है। इसके दोनों लेग बराबर हैं, तो इसमें कोई प्लस माइनस टाइप का नहीं है, ये सिरेमिक कैपेसिटर हो गया। उसके बाद में एक ये है एलिमेंट, ये भी क्या है अपना कैपेसिटर, ठीक है। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। लेग छोटी और बड़ी अलग अलग वैल्यू होंगी इनकी, और ये छोटी बड़ी लेग हो गई, और अपन इसको क्या बताएंगे? छोटी बड़ी ये लेग हो गई है। और ये कौन सा टाइप का होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक, बड़ी लेग प्लस और छोटी लेग माइनस कैपेसिटर है, ठीक है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर है उसकी भी वैल्यू को अपन इससे मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो मेजर इससे मैं बता देता हूँ आपको वैल्यू मेजर करके। इसमें देख रहे हो, इसमें आ रही 4.25 माइक्रोफेरेड, इसके अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर भी जनरली लिखी हुई होती है। तो इसके ऊपर यदि अपन देखोगे आप,
कैपेसिटर के ऊपर तो एक वैल्यू दिखा रहा है 4.7 माइक्रोफेराड, तो एग्जैक्ट नहीं बता रहा है इसमें। हो सकता है कि ये इतना दिन हो गए पड़े हुए तो ख़राब हो गया तो वैल्यू थोड़ी कम हो गई हो डिस्चार्जिंग चार्जिंग की वजह से। तो इस तरीके से अपन कैपेसिटर की वैल्यू भी इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये थे अपना रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं अलग अलग टाइप के। अब उसके बाद में मैं दिखाता हूँ एक ये एलिमेंट है, ये क्या है, रिहोस्टेट इसको बोलते हैं, रिहोस्टेट, यानी कि ये भी इस तरीके से रजिस्टर ही है। ठीक है, ये वेरिएबल टाइप का रजिस्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है इसके अंदर रजिस्टर वायरिंग है और इसके अंदर रेजिस्टेंस है। अब इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर देखा 3 टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल। यदि इन दोनों टर्मिनल के बीच में अपन सर्किट, 2 टर्मिनल हमेशा काम में आएंगे, सिर्फ 2 टर्मिनल एक बार में सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। यदि इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसका कनेक्शन हट जाएगा। ये कैसे कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है कि यहाँ से जो मेटल की लग रही है इसके बाद में यहाँ पे है, फिर ये इसके अंदर यहाँ पे एक इस तरीके से जो मेटल का इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड हो रहा है और फिर ये कहाँ पे जाता है, इस तरीके से इसके अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा और इस तरीके से इसके साथ में अंदर से कनेक्टेड है। अब यदि मान लो इन दोनों को आपने कनेक्ट किया तो क्या होगा, सर्किट के अंदर फुल रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन यदि एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया और दूसरा यहाँ पे किया तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस इसके अंदर जो टर्मिनल, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जाएगा सर्किट के अंदर वो जाएगा जो इतनी दूरी का है, यानी कि इससे इतनी दूरी का जो रेजिस्टेंस है वो जाएगा। यदि ये यहाँ पे है तो क्या होगा, इतनी दूर, क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से फिर टच होके इसके अंदर से जाएगी, यानी कि ये सर्किट में इतना सारा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। यदि यहाँ पे है मान लो ये, तो क्या होगा, यहाँ से करंट आएगी, इसमें जाएगी, यहाँ से जाएगी और इतनी दूरी में जाएगी, तो इतनी सी दूरी में हुआ, यानी कि इसमें रजिस्टर में करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो सर्किट के अंदर रजिस्टर कौन कितना आएगा, सिर्फ इतना आएगा। तो यदि अपन को वेरिएबल रूप में यूज करना है तो इसको क्या करेंगे, इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को यूज करेंगे। और यदि एज ए कॉन्स्टेंट रजिस्टर यूज करना है तो अपन क्या करेंगे, जितना भी इसकी कैपेसिटी, जितना भी रेजिस्टेंस है पूरा सर्किट में कनेक्ट करना है तो यहाँ से टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। यदि यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, करंट डायरेक्टली यहाँ से लेके इसमें चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब मैं चेक करके बता देता हूँ इसके मदद से आपको। रेजिस्टेंस पे ले लेता हूँ पहले मटेरियल को, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आ गया। अब इसके बाद में इसको कनेक्ट करते हैं अपन। पहले फुल वाला चेक करके बता देता हूँ आपको। फुल वाला चेक करके तो देखो 149.6 ओम आ रहा है, यानी कि 150 ओम की रेंज का लगभग ये है। अब पहले मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब यदि मान लो ये और ये टर्मिनल कनेक्ट किया मैंने तो कितना आ रहा है, देखो 150, वो जितना पहले था उतना ही आ रहा है लगभग, ठीक है, 150 ओम आ रहा है। अब मैं यदि इसको शिफ्ट करूँगा यहाँ पे तो देखना रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लगभग मिडिल में ले आया मैं। कितनी आ रही रेजिस्टेंस की वैल्यू, 72.6 ओम, क्योंकि मैं इसको लगभग मिडिल में ले आया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यदि इसको पूरा इधर की तरफ ले आऊँगा, देखो कम होगी ना वैल्यू एकदम, 1 ओम के लगभग आ रही है। थोड़ा क्या हिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट जा रही है और इतना, सिर्फ इतना सा जो रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है जो सर्किट में काम में आ रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ पे है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए इसको बोलते हैं रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये एक कंपोनेंट अपने लैब में और काम में आता है। अब एक और बताता हूँ एक चीज़, ये क्या है, ये है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड क्या काम में आता है, मान लो अपन को कोई सर्किट चेक करना है, ठीक है, जैसे कि अपन, वो मैंने बताया था आपको जैसे पिछली क्लास में कि कोई सर्किट बनाना है अपन को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है, तो अपन क्या करते हैं कि जो पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर सर्किट को जो कंपोनेंट है उनको अटैच किया जाता है। जैसे वो ग्रीन कलर के प्लेट देखते हो, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर, डायोड, खूब सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपस में। तो मान लो कि अपन ने उस पर डायरेक्ट सोल्डरिंग वगैरह कर दी और सर्किट काम नहीं किया, तो यानी कि गलत हो जाएगा, अपना पीसीबी खराब हो जाएगा, टाइमिंग खराब हो जाएगा, कंपोनेंट खराब हो जाएगा, सब कुछ। तो उसको क्या कि पहले किसी एक जगह पर ट्रायल करके अपन देख लें, यदि वो सर्किट सही से काम कर रहा है तब उसको जाके पीसीबी पे कनेक्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो इसके लिए ट्रायल किस पे किया जाता है, इसके ऊपर। ये है ब्रेड बोर्ड, इसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। इसके अंदर आपको ये देख रहे होंगे, ये चीज़ें हैं कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए आपस में, एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, जो भी सर्किट अपन ने बनाया है जिसको डिजाइन करने जा रहे हैं, जो जहाँ से कनेक्टेड है उसके आधार पर अपन कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो है सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ब्रेडबोर्ड पे वो सर्किट काम कर गया, मतलब अपना पीसीबी के ऊपर भी वो सर्किट काम कर जाएगा। फिर उसके बाद में अपन उस सर्किट को पीसीबी पे डिजाइन करेंगे। यदि काम नहीं किया तो कुछ जो भी डिजाइन चेंज करना है यहाँ पे करके देख लेते हैं, फिर उसे डिजाइन में चेंज कर देते हैं, फिर उसको पीसीबी पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें कैसे कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं, मान लो कोई भी दो कंपोनेंट आपस में कनेक्ट करना है, तो देखो इन छेद के अंदर अपन डाल सकते हैं इसको। ये पिन है जो इसके अंदर छेद के अंदर चलेगी, और दूसरी पिन को मान लो इसमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये इन होल का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से कौन सा कनेक्टेड रहता है। तो ये जो होल दिख रहे हैं, तो इसमें ये जो चारों होल हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, 5 है, सॉरी 5 होल हैं, तो ये पांचों होल जो एक लाइन में हॉरिजॉन्टल है वो आपस में कनेक्टेड है। ये पांचों हॉरिजॉन्टल आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये आपस में पांचों कनेक्टेड है। इनमें क्या है, इनमें ये जो इस तरीके से है वो आपस में कनेक्टेड है, ये पूरे अंदर से, और ये भी आपस में अंदर से कनेक्टेड है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही इसमें भी ये अंदर से कनेक्टेड है लंबाई में, और इधर भी, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। मैं पीछे से थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ इसको, तो जाके समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, पूरा नहीं खोल रहा हूँ, थोड़ा सा खोल रहा हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले थे वो पांचों छेद देखो आपस में मेटल के प्लेट कनेक्टेड है, इसका मतलब है आपस में पांचों छेद कनेक्टेड है। यहाँ के भी पांचों छेद आपस में गए। इस तरह के जो छेद थे वो सीधे देखो ऐसे कनेक्टेड है लंबाई में, लेकिन ये एक दूसरे से टच में नहीं है, इसलिए कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही ये भी लंबाई में कनेक्टेड है, ये भी लंबाई में, लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, मान लो किसी कंपोनेंट को आपने इस छेद पे कनेक्ट किया, तो क्या होगा, वो इस छेद से भी जुड़ा हुआ है, इस छेद से भी जुड़ा हुआ है, इस छेद से भी जुड़ा हुआ है, इस छेद से, क्योंकि अपन पता है कि यदि एक जगह से कनेक्शन है और अपने तार के थ्रू दूसरे छेद को कनेक्ट कर रखा है, तो वो क्या होगा, उससे भी कनेक्टेड माना जाएगा। तो ये इस तरीके से अंदर से इस ब्रेडबोर्ड की डिजाइनिंग होती है कि छेद कौन से छेद कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, ये पता होना चाहिए ब्रेडबोर्ड को यूज करने के लिए। यदि आपको नहीं पता तो ब्रेडबोर्ड को यूज नहीं कर पाओगे, सर्किट इसके ऊपर डिजाइन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो सर्किट को डिजाइन करने के लिए ब्रेडबोर्ड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रेडबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब जो भी सर्किट है, एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा कंपोनेंट, पांचों वो कंपोनेंट आपस में इससे कनेक्ट करो, एक के बाद में दूसरे से जोड़ो, दूसरे के बाद में तीसरे जोड़ो, तीसरे के बाद में चौथे से जोड़ो, यहाँ से पावर सप्लाई दो, यहाँ से सप्लाई दी, उसके बाद यहाँ से सप्लाई देंगे तो क्या होगा, एक लाइन में मान लो यहाँ पे सप्लाई दी तो इस पूरी लाइन में सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। इधर मान लो पॉजिटिव दे दिया, इधर दूसरी तरफ नेगेटिव दे दिया तो पूरी लाइन में आ जाएगी, इधर वाली में नहीं आएगी। दूसरी बैटरी को मान लो एक को इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो इसमें भी दूसरी बैटरी से सप्लाई चली जाएगी। एक कंपोनेंट को यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरे को यहाँ से, तीसरे को, चौथे को आपस में कनेक्ट करते गए अपन, और उसके बाद में एक दूसरे को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। आईसी वगैरह कुछ भी अपन इसके अंदर लगा सकते हैं, ऐसे पिन होती है सभी के अंदर, पिन को इसके अंदर डालेंगे, अपना सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। फिर उन्हीं कंपोनेंट को अपन पीसीबी पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट को बाहर निकाल सकते हैं, खराब होंगे नहीं वो कंपोनेंट, सही काम में करेंगे, और उन्हीं को वापस अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये होता है अपना ब्रेडबोर्ड। ये होती है अपनी, देखो ये क्या है, सोल्डरिंग गन, ठीक है। ये है सोल्डरिंग, ये सोल्डरिंग करने के काम में आती है। सोल्डरिंग क्या होती है, जब अपन पीसीबी के ऊपर सर्किट के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो उनको परमानेंटली जोड़ने के लिए उस पीसीबी के ऊपर अपन इसको, जो ये सोल्डरिंग गन है, इसको यूज करते हैं। जनरली दुकान पे देखा होगा अपना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाता है, उसकी सोल्डरिंग उतर जाती है, तो रिपेयर करवाने जाते हैं, तो जनरली ये यूज करते हैं। इसको गर्म करते हैं, ये वायरिंग है तो ये इसको गर्म कर, इसको जब उसमें लगाते हैं सॉकेट में तो ये गर्म हो जाती है। यहाँ पे ये गर्म जब हो जाती है तो इसके साथ में अपन जो सोल्डरिंग मटेरियल है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सोल्डरिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसको इसके साथ में अपन ऐसे अटैच करेंगे, गर्म हो गया। जिस कंपोनेंट के ऊपर अपन को सोल्डरिंग करनी है उस कंपोनेंट के पास में रखेंगे जहाँ पे सोल्डरिंग करनी है, ये गर्म रहेगी, इसको इसके साथ में टच करेंगे तो ये पिघलेगी और पिघल के उसके ऊपर गिर जाएगी। जहाँ पे कनेक्ट करना है वहाँ से जोड़ेंगे और ऐसे रख देंगे तो ये क्या होगा, वहाँ पे गिर जाएगी और वो कंपोनेंट जुड़ जाएगा। इससे पहले एक सोल्डरिंग फ्लक्स और आता है, जो डब्बी आती है, तो उस डब्बी सोल्डरिंग फ्लक्स भी उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि अपना सोल्डरिंग मटेरियल फैलता नहीं है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ब्रेडबोर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपोनेंट मैंने बता दिए, अभी एक दो कंपोनेंट और है वो और बता देता हूँ, इक्विपमेंट जो भी हैं।
ये है अपना लेबोरेटरी में यूज करने के लिए ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो पार्ट होते हैं, इसमें दिख रहा होगा, एक तो ऊपर की लाइन है और एक नीचे की लाइन है। एक को बोलते हैं अपन प्राइमरी और दूसरे को बोल रहे हैं सेकेंडरी साइड। क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक तरफ से सप्लाई आएगी और दूसरी तरफ से वोल्टेज अप या डाउन होके दूसरी तरफ से सप्लाई चली जाएगी। तो एक तो ब्लैक दोनों में ही, तो जहाँ जो भी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसका जो ब्लैक वाला वायर होगा, क्योंकि दो तरह के वायर होंगे, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल वाला वो ब्लैक के साथ में कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट वाला जो न्यूट्रल है वो ब्लैक के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और जो दूसरा है इनमें से, इन तीनों में से एक एक यूज करना है। प्राइमरी साइड से भी एक एलिमेंट, एक टर्मिनल को यूज करना है और सेकेंडरी साइड में भी एक टर्मिनल को यूज करना है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई है जिसके ऊपर बताया हुआ है कि यहाँ पे लगाया, पहली वाले पे लगाया तो जो भी वोल्टेज आएगा उसका 50% यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी 50% आएगा। फिर ये 86.6% है, 86.6% है, ये 100% का है, ये 100% का है। यानी कि अपन को कंप्लीट वोल्टेज इनपुट देना, मान लो 220 वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज जब अपन को इनपुट देना है तो क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे अपना वोल्टेज कितना है ये देखना, ये है ट्रांसफार्मर जो है ये वो है 2 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 230 से 1115 वोल्टेज। ठीक है, 230 एक तरफ देंगे अपन, मान लो यहाँ से यहाँ पे 230 दिया तो यहाँ से लेके यहाँ पे कितना वोल्टेज आउटपुट में आएगा, 115 वोल्टेज आएगा। यानी कि 1/2 इसका ट्रांसफार्मर जो रेशियो है, टर्न रेशियो है वो है 1/2। तो यदि यहाँ पे कनेक्ट किया दूसरा इनपुट साइड का वोल्टेज और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट किया और आउटपुट में यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट किया तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, अपना हाफ वोल्टेज आ जाएगा। मान लो इनपुट में 230 वोल्टेज है तो आउटपुट में आएगा हाफ, क्योंकि इसका टर्न रेशियो 1/2 है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्लिप पे लिखा हुआ है कि 230 वोल्टेज और 11/1115 वोल्टेज। ओके, उसके ऊपर इसकी कुछ इलेक्ट्रिकल वैल्यूज है जो लिखी हुई है। 2 kVA 230 वोल्टेज है, एयर कूलिंग है इसके अंदर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, एम्पेयर रेटिंग जो है 8 एम्पेयर है, आउटपुट वोल्टेज है जो 115 वोल्टेज है, सीरियल नंबर लिखा हुआ, टाइप लिखा हुआ है, तो ये इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, प्राइमरी साइड होती है, सेकेंडरी साइड जनरली 2 ही टर्मिनल होते हैं। यदि कांस्टेंट तरीके का यूज करना है तो अपन को 1/2 रेशियो का तो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 1/2 रेशियो से आ जाएगा। लेकिन अपन को मान लो इनपुट में 230 वोल्टेज आ रहा है लेकिन कम वोल्टेज इनपुट देना है तो अपन यहाँ पे दे देंगे, तो अपना आउटपुट जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह का रेशियो अपन डिजाइन कर सकते हैं इन प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल्स को यूज करके। जो भी एक्सपेरिमेंट होगा तब अपन देखेंगे। मैंने सिर्फ आपको इक्विपमेंट दिखाने के लिए ये बताया है कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और क्या क्या इसके ऊपर जो भी डिटेल्स लिखी होती है उनके बारे में समझने के लिए। तो ये हो गया अपना एक ट्रांसफार्मर सिंगल फेज। एक दूसरा ट्रांसफार्मर और है सिंगल फेज ही, एक ये है, ये भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही है, लिखा हुआ इस पर प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड सेम उसी तरीके का, 1 kVA 230/230 वोल्टेज का है। ठीक है, इनपुट में यदि 230 सेम टर्मिनल पे यूज किया, मान लो यहाँ पे 230 वोल्टेज दिया तो यहाँ से भी अपन को 230 वोल्टेज ही मिलेगा। यहाँ पे 230 दिया और किसी अलग टर्मिनल से अपन ने आउटपुट लिया तो उस रेशियो में अपन को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सेम टाइप का ये वो, सिर्फ ये तो अलग अलग टाइप का अलग अलग व्यू हो सकता है ट्रांसफार्मर का, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। एक ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है, इसमें ये जो इनपुट है वो इस प्लग के थ्रू देंगे अपन डायरेक्टली, अपने पास में प्लग है इसका, तो जितना भी वोल्टेज है सिंगल फेज वोल्टेज है वो यहाँ से इनपुट चला जाएगा और आउटपुट जो है वो इन दोनों टर्मिनल से अपन ले लेंगे। और ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में अपन वेरिएबल इनपुट ले सकते हैं कि यहाँ पे इसको अपन रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो टर्न्स रेशियो को अपन वेरी कर सकते हैं। इसको जब अपन घुमाएंगे तो टर्न्स रेशियो जो है वो चेंज होता रहेगा। टर्न्स रेशियो अभी ये यहाँ पे 0 पे है। ठीक है, यहाँ से, और जब इसको अपन घुमाएंगे तो यहाँ से टर्न्स रेशियो चेंज होता जाएगा। जितना टर्न्स रेशियो अपन को लेना है प्राइमरी से सेकेंडरी की साइड में, जिस वोल्टेज लेवल पे चेंज करना, मान लो 230 से 115 चेंज करना है या 230 से और कुछ वैल्यू चेंज करना है, वो अपन इसको चेंज करके देख सकते हैं कि आउटपुट की तरफ वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन फिक्स्ड रेशियो ही रखें, जैसे कि पिछले वाले सिंगल फेज में देखा है फिक्स रेशियो है 1/2 का, और अपन ऐसे मान लो 1/5 का चाहिए, 1/3 का चाहिए, तो अपन नहीं ले सकते। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ये फैसिलिटी होती है
कि अपन जो भी वेरिएबल अपन को टर्न्स रेशो चाहिए वो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है ऑटो टर्न। तो मेन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं। अपन अब एक एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें इन इक्विपमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनका यूज करते हुए कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।